सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। क्योंकि आज सैटरडे है, मेरे साथ राना ताहिर साहब होंगे जो हमारे बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर हैं। आज ख़ुसूसी तौर पर हम मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, नवाज़ शरीफ साहब की जो बीमारी है, उनका मुस्तकबिल, भले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक फ़ैसले के तहत सियासत में उनके हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई है, नाअहल करार दिया, लेकिन उनका नाम, उनकी जमात आज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं, बीमार थे तो वहाँ पर गए। अब उनकी जो ज़मानत है उसके हवाले से पंजाब हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है और इस वक्त उनकी ज़मानत नहीं है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वो मूव करे उनको वापस लाने के लिए या उनको इश्तिहारी करार देने के लिए। लंदन से कुछ इस तरह की इतलात आ रही हैं कि शायद नवाज़ शरीफ साहब ने ये भी वो इस ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं कि वो वतन वापस आ जाएं। मरीम साहबा को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ डील्स की बातें भी होती रही हैं, नून लीग हमेशा उनको डिनाई करती रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ अगर और कितना अरसा बाहर रहेंगे, क्या फिर इस तरह से जो पार्लिमान की एक इफ़ेक्टिवनेस है, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ नहीं है उसमें, तो उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत सारे सवालात थे। तो हमने अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे अता तारड़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं। ख़ुसूसी तौर पर उनके साथ हम इन तमाम सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन अभी जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक एक ये बात कि नवाज़ शरीफ साहब ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो वापस आ जाएं। कल भी हमने परसों भी हमें अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे। तो राना साहब जब तक अता तारड़ आ जाते हैं, हमें वो ज्वाइन करते हैं, उस वक्त तक अगर मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आ जाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब भले वो जेल में हों, पॉलिटिक्स में ना हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी जो मौजूदगी है वो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनमें तो तहर्रुक पैदा करेगी। देखें समी साहब, गुजारिश है भाईजान कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन गए और तकरीबन 100 दिन होने को आया, इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो अब अगर वो इसी तरीके से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो इससे यकीनन उनकी सियासी साख मज़ीद मुतासर होगी। तो दूसरा, वो जाने के लिए गए ही नहीं है, ये एक खामखा तासर दिया जा रहा है कि वो आना चाहते हैं, वो इस तरीके से नहीं आएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी अगर उन्हें वापस लाना है तो। ये आसान काम नहीं है कि वो बस जी आ जाएंगे। अभी देखें, मुस्लिम लीग नून ने अपनी लीगल टीम से कहा है कि वो इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लें और अदालत से उन्होंने रजू करना है, क्या करना है। अगर अदालत से उनकी ज़मानत में तोसी हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन अगर अदालत में भी उनकी दरख्वास्त रद्द हो जाती है, ठीक है, तो फिर देखें क्या। चलें, अता तारड़ साहब क्योंकि आ गए हैं हमारे साथ, नौजवान तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून का, एक नई एडिशन है। पिछले चंद माह से, बल्कि 1-2 सालों से हम देखते हैं कि वो नज़र आ रहे हैं। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया समी साहब, आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, बड़े सवालात हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक ये तासुर है कि इतना अरसा मियाँ साहब वहाँ पर हैं और अभी तक कोई उनका इलाज शुरू नहीं हुआ। ये इस पर कुछ बयान कीजिए कि उनका इलाज हो रहा है या अभी सिर्फ उनकी वो अभी टेस्टिंग चल रही थी, उनके कुछ टेस्ट हुए या कुछ और प्रोसीजर होने थे, असल सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया समी साहब। देखिए, सूरत हाल ये है कि जब तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे तो सरकारी मेडिकल बोर्ड उनको देख रहा था, सर्विसेज हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज थे और वज़ीर सेहत से लेके तो डॉक्टर फैसल जो शौकत खानम से आए, उन तक तमाम डॉक्टरों ने उनकी हेल्थ के मुतल्लिक जो मुसद्दिका रिपोर्ट्स थी, जो उनकी हेल्थ की कंडीशन थी, उस हवाले से जो है वो कौम को भी आगाह किया और तमाम तर हलकों के अंदर जो है उनकी रिपोर्ट्स भी गई और उसमें ये वाज़ेह हो चुका था कि उनकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है
और उनकी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। अब जब वो बाहर तशरीफ़ ले गए तो उसमें डॉक्टर्स की जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो उनकी हेल्थ को स्टेबलाइज करना और उनको इस काबिल करना कि उनकी जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, जो उनकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट हो सके। अब इस वक्त वो 4 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज रहे, वो आते जाते भी रहे, कंसल्टेंट्स भी उनको देखते रहे, और जो मेन कंसल्टेंट हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस, उनकी रिटन रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भी जमा कराई गई। अब आपको ये समझना होगा कि 70 साल उनकी उम्र है और उनके मल्टीपल इश्यूज़ में से जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर अभी जो उनका इंग्लैंड के अंदर पेट स्कैन हुआ, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उनका जो कार्डियक पेट स्कैन है वो कहीं और नहीं हो सकता था, क्योंकि लेटेस्ट मशीन या लंदन में है या मैनचेस्टर में अवेलेबल है। अब उनके जो हार्ट में स्टंट डले हैं उसकी मौजूदगी में रेडिएशन दे के पेट स्कैन करना वो ज़रा एक ख़तरनाक प्रोसीजर होता है। तो लेटेस्ट इमेजरी के साथ उनका वहाँ पे एक पेट स्कैन, कार्डियक पेट स्कैन हुआ है। उनका जो दूसरा जनरल पेट स्कैन हुआ है उसके अंदर उनकी गदूदें बड़ी हुई आई हैं, लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड हैं, उनका एक होल्टर का टेस्ट हुआ है। और देखिए प्लेटलेट काउंट के हवाले से, उनकी कैरोटिड आर्टरीज की ब्लॉकेड के हवाले से, उनके लिम्फ नोड्स के हवाले से, उनकी किडनीज के हवाले से डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि उनको क्लिनिकली स्टेबलाइज किया जाए, यानी उनको इतना फिट किया जाए कि वो हार्ट का प्रोसीजर अंडरगो कर सकें। और तमाम तर डॉक्टर्स जिन्होंने उनको देखा उनके इत्तफाक़ राय इस बात पे था कि सबसे पहले हार्ट की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर उनका हार्ट ठीक फंक्शन कर रहा होगा तो उनकी बाकी बीमारियों को एड्रेस किया जा सकेगा। अब हार्ट का इशू क्या है कि उनके 7 स्टंट में से 2 काम करना छोड़ गए हैं। जो 2 बाईपास हुए थे, जो उनको ग्राफ्ट लगे थे, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। और जो मैंने रिटर्न रिपोर्ट डॉक्टर डेविड लॉरेंस की पंजाब हुकूमत को जमा कराई, उसमें ये बात दर्ज है कि 22% दिल के हिस्से को ब्लड सप्लाई ठीक नहीं जा रही। और उसमें ये बात भी दर्ज है कि 24 तारीख के बाद आने वाले 2 हफ्तों के दौरान उनका हार्ट का एक प्रोसीजर होगा, कैथेटराइजेशन होगी एंजियोग्राफी के बाद, जिसके बाद उनकी बाकी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। क्योंकि वो आम पेशेंट नहीं है कि जिसको सिर्फ दिल का आर्जा है। उनकी बोन मैरो बायोप्सी होनी है जिससे उनके प्लेटलेट्स का जो इशू है वो रिजॉल्व होना है। उनकी लिम्फ नोड्स की बायोप्सी होनी है, उसके बाद उनकी कैरोटिड आर्टरीज का इलाज होना है। तो ये तमाम तर जो इलाज मुआवजा है ये तब मुमकिन होगा जब उनके हार्ट के इशू को एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि उनका इलाज नहीं हुआ। उनको बाकायदा उनकी मेडिकेशन चेंज की गई, उनको 4 अस्पतालों में मुख्तलिफ टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से गुजारा गया, और उसके बाद बड़ी ही माइन्यूटली उनकी एग्जामिनेशन करने के बाद ये तय पाया कि उनके हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, बाकी इलाज मुआवजा करने से पहले। और जो पंजाब हुकूमत का जो स्टांस है इस पे, देखिए पंजाब हुकूमत के कहने पे इलाज नहीं करवाया जा सकता। अगर तो पंजाब हुकूमत ये कहती है कि हमारे कहने पे इलाज करवाएं, तो वो फिर लिख के दे दें वजीर सेहत के वो तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार होंगी, तो उनके कहने पे इलाज करा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको एग्जामिन जो किया है वो लेटेस्ट जो है वहाँ के डॉक्टर्स ने किया है। तो यहाँ बैठ के जो बात करते हैं कि जी फलानी रिपोर्ट और फलाना टेस्ट करें, तो उनको बताया गया है कि जनाब ये उनके प्रोसीजर्स हो जाने के बाद ये बाकी इलाज मुआवजा होगा, जिसके बाद जो रिपोर्टें आप कह रहे हैं, हमने वैसे बहुत सारी रिपोर्टें जमा करा दी हैं, मगर जो बाकी हैं वो प्रोसीजर होगा तो वो जमा कराई जाएंगी। अच्छा, जो आपकी अभी गुफ्तगू जो आपने फरमाई उससे बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से बताया उनकी बीमारी के हवाले से, और हार्ट का जो इशू है वो एक मेन इशू लग रहा है। मैंने ये सवाल जो आपसे पहला किया था वो इसलिए किया था कि बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो उनमें से बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हमदर्दी रखने वाले हैं, बहुत सारे उनके मुखालिफिन जो नाक़दीन हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर इतने वो संजीदा तौर पर लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हैं तो वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए। और वो हमें अक्सर जो फुटेजेस वहाँ पर आई, उन्होंने लोगों को रिसीव किया, गेस्ट को रिसीव किया, वो एक बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ये सबसे बड़ा एतराज़ ये है। लेकिन आप जो बयान फरमा रहे हैं, आपकी जो गुफ्तगू है उससे तो वाक़तन वो जो उनको जो बीमारियां हैं वो बड़ी शदीद बीमारियां। देखिए, एक तो जो रिसीव करने की बात है वो फुटेजेस में हॉस्पिटल जाते हुए या हॉस्पिटल से वापसी पे गेट पे किसी से मुलाकात ज़रूर हुई होगी,
किसी गेस्ट को, ये मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने रिसीव नहीं किया। नंबर 2, मैं खुद उनको मिल के आया, उनकी कंडीशन जो है वो वाकई स्टेबल नहीं है। मगर आप ये देखिए, मेरी फैमिली में बहुत से कैंसर पेशेंट रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जी आमीन। सब तो कई कैंसर पेशेंट जो हैं वो कैंसर की थर्ड या फोर्थ स्टेज पे होते हैं, और कीमोथेरेपी के दौरान आपको बाज़ारों में फिरते भी नज़र आएंगे, लोगों से मेल मुलाकात करते भी नज़र आएंगे। तो देखिए, एसिम्प्टोमेटिक होना ये एक और बात है। अब अगर कोई चाहता है कि वो स्ट्रेचर पे लेट जाएं और वहाँ पे जाके जो है वो अब उनके सिम्टम्स जो हैं वो उसको एग्जैजरेट करें, तो वो मुमकिन नहीं है। वो जिस हालत में फिजिकली हैं वो उसी हालत में रहेंगे। और बहुत सारे टर्मिनली इल पेशेंट्स, टर्मिनली इल यानी जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है, वो बड़ा नॉर्मल इंटरेक्शन करते आपको नजर आते हैं। जब यहाँ पे लाहौर में मौजूद थे, जब उनका प्लेटलेट काउंट 2000 पे पहुंचा, तो मैंने खुद विटनेस किया कि जब डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते थे तो उनकी कैपिलरीज फटना शुरू हो गई, उनके बाजुओं पे ब्रूजेज आना शुरू हो गए, उनकी टांगों पे ब्रूजेज आना शुरू हो गए। और मुझे याद है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जी उनके मसूड़ों से भी खून आया है, जो लो प्लेटलेट काउंट की एक निशानी है। तो वो ऑब्वियसली उनका इलाज मुआवजा चल रहा है, और डॉक्टर्स जिस तरह कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे उस तरह उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि उनके हार्ट का एक प्रोसीजर हुआ था 2016 में, उनका हार्ट प्रिक हुआ और उस दौरान उनकी हार्ट की परफोरेशन हो गई और वो एक दिन वेंटिलेटर पे रहे। वो हाई रिस्क पेशेंट हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स बड़ी एहतियात बरत रहे हैं और बड़े मोहतात तरीके से उनका इलाज मुआवजा कर रहे हैं, ताकि उनको क्लिनिकली स्टेबलाइज करके उनका हार्ट का वो प्रोसीजर कराया जा सके, और वो हार्ट का प्रोसीजर होना है। अब इस पे सियासत कुछ लोग कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़े सवाल उठाए और उन्होंने एक ट्वीट भी की कि जी मैं एक तहकीकात चाहता हूँ, आज़ादाना कमीशन बनाना चाहता हूँ। बड़े शौक से बनाइए और वजीर सेहत से इस्तीफा लीजिए। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसमें जो है प्रेशराइज कर रही है, दबाव डाल रही है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सेहत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक। एक सेहत का मामला है। 2013 में मौसूफ गिरे थे एक लिफ्टर के ऊपर से, तो मियां नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन मुअत्तल करके, इंतखाबी मुहिम मुअत्तल करके शौकत खानम का रुख किया था। मगर ये जो वज़रा की एक दूसरे पर तनकीद है, अपनी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गंदा करने के लिए मियां नवाज शरीफ के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफेयर है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मगर ये हुक्मरान जमात, इसका तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुहज़्ज़ब लोग होते तो ये आज नौबत ना आती जो इस मुल्क में आई हुई। फेयर है ना। अच्छा, एक राना साहब फिर आप कर लीजिएगा सवाल। एक मैं और सवाल करना चाहता हूँ। लंदन से कुछ खबरें आई हैं, दुनिया अखबार में भी ये खबर छपी है। जो रिपोर्टर हैं हज़रत जावेद साहब, बड़े अच्छे प्रोफेशनल आदमी हैं, लेकिन उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब से। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ से गई तला कि उनकी जो पंजाब हुकूमत ने वो एप्लीकेशन या वो जो रिक्वेस्ट है वो मुस्तरद की है और अब ज़मानत के लिए शायद अदालत में जाना पड़ेगा, तो ये भी वहाँ से खबरें आ रही हैं कि मियाँ साहब ने वापसी का फ़ैसला कर लिया है, शहबाज साहब से मुलाकात हुई है और भी दूसरे कायदीन मौजूद हैं। ये कुछ इतला दुरुस्त हैं? इस हवाले से कोई कंसिडरेशन, कोई गुफ्तगू चल रही है कि मियाँ साहब वापस आ जाएँ अगर अदालत से भी कोई ज़मानत ना मिले तो? देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद थे, मैं हस्पताल में थ्रू आउट उनके साथ रहा और उनका मौक़िफ़ यही था कि जब वो सेहतयाब हो जाते हैं वो 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहेंगे। ये उस पर मियां साहब बहुत क्लियर थे। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेल ग्रांटिंग ऑर्डर था, जिसने पंजाब हुकूमत को ये एक डिस्क्रेशन दी कि वो सेक्शन 401 CRPC के तहत बेल में एक्सटेंशन करें, उसकी एंड पैराग्राफ में ये दर्ज है कि अगर पंजाब हुकूमत अपनी डिस्क्रेशन को विम्सिकल या आर्बिट्ररी मैनर में, यानी कानूनी लवाजमात को इग्नोर करके और उसको लापरवाही बरतते हुए और कोताही करते हुए उसको एक्सरसाइज करती है और ठीक तरीके से वो फैसला नहीं करती, तो हमारे पास ये राइट होगा कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में इस मामले को एजिटेट करें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटन फैसले में बात दर्ज है। तो हमारे पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और ये एक जेन्युइन उनकी हेल्थ का इशू है, इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरिट के ऊपर हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, हमारी कानूनी मुशावरत चल रही है। और आपकी इतला में मैं इजाफा करता चलूँ कि अभी तक मुझे या हमारी पार्टी को तहरीरी तौर पे बेल की मनसूखी के हवाले से आगाह नहीं किया गया।
वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी है जिसमें इश्तहारी करार देने की बात की है, वो मुमकिन ही नहीं है लीगली। पॉलिटिकल स्टंट बहुत अच्छा है, पब्लिसिटी स्टंट बहुत अच्छा है, मगर जब तक आप तहरीरी तौर पे फैसला नहीं हमें देते, वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक कोई नहीं है। वज़ीर आज़म ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया, इन्फ्लुएंस अपना जो है वो एक्सरसाइज किया, डांट डपट की, महकमा दाखिला की कुछ एजेंसीज को इन्वॉल्व किया, तो ये सारे उन्होंने हथकंडे आजमा के देख लिए हैं। मगर बात यह है कि जब तक तहरीरी तौर पे हमें आगाह नहीं करेंगे, ये मामला आगे कोर्ट ऑफ लॉ में भी तब तक नहीं जा सकता। और फेडरल गवर्नमेंट तो इसमें पार्टी ही नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट को किस हैसियत से इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सिर्फ एक वजीर आजम की जाती अना की तस्कीन के लिए सारे मामला किए जा रहे हैं। जी राना साहब। जी तारड़ साहब, बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन हैं और ख़ुसूसी तौर पे PTI वाले, वो ये कहते हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज और इसाक डार साहब और सलमान शहबाज साहब जो हैं, ये क्यों बैरून मुल्क मुकीम हैं, ये क्यों आकर पाकिस्तान में मुकदमात का सामना नहीं करते? इसका बड़ा आसान जवाब है। एक तो हमजा शहबाज शरीफ साहब को 9 माह हो गए हैं, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब जेल में हैं, हमारी सारी फ्रंट लाइन जेल में रही है, और उसकी वजह सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। यानी नैब न्याजी गठजोड़ जिसके नतीजे में ट्रेजरी बेंचेस को जो हैं वो बाकायदा फैसिलिटेट किया जाता है। अपोजिशन बेंचेस में आप छोड़ते किसी को नहीं हैं, और कोर्ट के अंदर आप केस तो बना लेते हैं, मगर प्रोसिक्यूशन बेचारी, मुझे तरस आता है ऐसी प्रोसिक्यूशन पे जो कभी ट्रायल कोर्ट में जलील होती है, कभी हाई कोर्ट में और कभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि शवाहिद होते नहीं हैं। मैं आपसे दावा करता हूं यहाँ पे कि जिस दिन जुल्फी बुखारी, जिस दिन परवेज खटक, जिस दिन महमूद खान, जिस दिन खुसरो बख्तियार इस मुल्क में गिरफ्तार हो जाएंगे, और ये यकतरफा एहतसाब का जो निज़ाम है जिस पे यूरोपियन यूनियन की हाल ही में रिपोर्ट आई है और उन्होंने लिखा है कि ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए नैब जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अब ये यूरोपियन यूनियन ये बात कर रही है। तो देखिए, जिस दिन इस मुल्क में जो है वो एहतसाब का एक मुनसिफाना निज़ाम राइज होगा, तो उस दिन हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी वाहिद मिसाल है पाकिस्तान की तारीख में कि सज़ा सुनने के बाद उन्होंने, सज़ा उनको हुई ट्रायल कोर्ट से, सज़ा सुनने के बाद बैरून मुल्क से आकर उन्हें गिरफ्तारी दी। अभी भी हम केसेस भुगत रहे हैं, चल रहा है। नैब जो है वो वन साइडेड अपनी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम वन साइडेड चलेगा नहीं। और हसन और हुसैन साहब का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है, प्राइवेट बिजनेसमैन है। सेम गोज़ फॉर सुलेमान शहबाज। ठीक, तो बात ये है कि जब जुल्फी बुखारी की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं, और मैं आपको नाम बताता हूं, आप इस पे शो कर लें। पैनामा पेपर्स के अंदर ब्रॉडबेरी नामी कंपनी, केटेक नामी कंपनी, बेला नामी कंपनी, जेनस्टैम नामी कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाता है ग्राउंड फॉर अरेस्ट दे के कि जी इस शख्स का गिरफ्तार होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये गिरफ्तार ना हुआ तो ये शवाहिद और सबूतों को मिटा देगा। हम तो भाई ऑपोजिशन में, हमारा तो फ़ोन कोई नहीं उठाता सरकार में। आप तो काबीना में बैठे हैं, आप वज़ीर आज़म के दोस्त हैं, आपके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन से ताउन नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टिगेशन में पेश नहीं हो रहे कॉल ऑफ नोटिस के जवाब में, तो आपको ये रियायत क्यों मिली है? जी बिल्कुल तारिक साहब, फेयर एनफ, आपने बड़ा सही कमेंट किया। जहांगीर तरीन साहब के मामला सुन लीजिए। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट जो वजीर आजम को पेश की गई वो पब्लिक क्यों नहीं की जा रही? हमने सेनेट में रेजोल्यूशन पास कराया है कि मेहरबानी करके अवाम को बताएं कि FIA की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो आपने उसको ब्रश अंडर द कार्पेट किया हुआ है। आटा आप खा गए हैं, चीनी आप खा गए हैं, इंडस्ट्री आपने बंद कर दी है, लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, तो क्या आपका यौम हिसाब नहीं आना? आपके जो दोस्त यार आपको फंड करते हैं, जो धरनों में आपकी फंडिंग करते रहे हैं, वो किसके सामने जवाबदेह हैं? उनका हिसाब कौन लेगा? बिल्कुल ठीक, फेयर, बड़ा आपका एक फेयर कमेंट है। अच्छा, मैं एक और चीज की तरफ आना चाहता हूं। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि 24 के बाद आने वाले 2 हफ्तों में उनका प्रोसीजर होना है मियां नवाज शरीफ साहब का। इससे पहले अदालत में ये कहा गया था कि 24 तारीख को होगा उनका प्रोसीजर होगा, उससे पहले शायद 8 या एक और डेट दे दी गई थी। तो अब अदालत ने इसको 11 मार्च के लिए फिक्स किया। मरियम नवाज साहबा की जो दरख्वास्त है बाहर जाने के लिए, ECL से नाम निकालने के लिए, तो एक तासुर ये है, लोग ये बात करते हैं कि जो तारीख दी जाती है प्रोसीजर के लिए वो कुछ इतना टाइम रख के दी जाती है कि
अदालत इसको कंसीडर करे और उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन फिर जैसे ही तारीख आगे जाती है, प्रोसीजर की तारीख भी आगे चली जाती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2 हफ्तों में मरियम साहबा जाएं या ना जाएं, जो प्रोसीजर है मियाँ साहब का प्लान, वो उसकी तैयारी है, हो जाएगा, या अगर कोई तारीख पड़ी और मरियम साहबा के बाहर जाने का के लिए ECL से नाम नहीं निकाला गया तो फिर वो प्रोसीजर आगे हो जाएगा? देखिए, एक तो जो रिपोर्ट डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने खुद जमा कराई है, उसमें जो अल्फाज दर्ज हैं वो ये हैं कि ये द प्रोसीजर विल टेक प्लेस इन द वीक कमेंसिंग द 24th, इन द वीक्स कमेंसिंग द 24th। तो 24 के बाद आने वाले हफ्तों में ये प्रोसीजर होना है, और वो इररिस्पेक्टिव मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो केस है उससे इसका ताल्लुक नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कोर्ट में परमिशन है वो 6 हफ्तों की वन टाइम परमिशन है। तो इसलिए प्रोसीजर की डेट जो रिपोर्ट के अंदर दर्ज है वो 24 के बाद आने वाले हफ्तों में उसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और 24 के बाद नई डेट कोई नहीं दी गई। तो मैं समझता हूं कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इररिस्पेक्टिव कि उनको इजाज़त मिलती है कि नहीं ये प्रोसीजर होना है। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेल हो चुकी है चौधरी शुगर मिल केस में मेरिट्स के ऊपर। मैं कोर्ट में मौजूद था जब वो हुई। जो एवन फील्ड का केस था उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा मुअत्तली को अपहोल्ड किया है। किसी भी तहकीकाती इदारे को वो मतलूब नहीं है। जब भी नैब ने बुलाया है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के साथ ताउन किया है। 87 दिन उन्होंने, कुछ तकरीबन 47 दिन नैब की कस्टडी, और उसके बाद दोबारा कोर्ट लखपत 40 दिन वो रही। तो अगर नैब ने अभी तक उनसे कोई तफ्तीश नहीं की है, इसका मतलब है कि उनके पास मजीद कहने को कुछ नहीं है। और हमने ये भी ऑफ़र किया है, और आपके शो के तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो रिक्वायर्ड होंगी तो वो बाकायदा वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर जाएंगी, और उनकी 6 हफ्ते की परमिशन है, नथिंग मोर नथिंग लेस। आप ये कह रहे हैं कि रिगार्डलेस इसके मरियम साहबा वहाँ पे जाएं या ना जाएं, जो प्रोसीजर है वो मियाँ साहब का होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी इतराज़ कर रही है और वो कह रही है कि जब भी पंजाब के लोगों को ज़रूरत पड़ी क़यादत की तो शरीफ जो हैं वो उन्हें नहीं मिले। पहले भी वो बाहर चले गए थे, अब फिर वो बाहर हैं, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो गैर मौजूदगी है पार्लियामान में, वो एक बड़ा सवालिया निशान उठा रही है अपोजिशन की परफॉर्मेंस पर। ऐसा लग रहा है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो ऑफिस है, पीपल्स पार्टी उसको एस्पायर कर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे भाई हैं, और हमारा पीपल्स पार्टी से जब ये पार्लियामान नया अभी टेन्योर शुरू हुआ था, हमारा रिलेशनशिप खासा टर्बुलेंट भी रहा है और बीच में आइडियल सर्कमस्टांसेस भी रहे हैं। कहने को बहुत कुछ है, मैं इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ये बात नहीं करना चाहता। हम जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पे एक्ट भी करना चाहते हैं और अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर भी चलना चाहते हैं, और इसमें हम मैग्नानिमिटी शो करना चाहते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की इंशाल्लाह, और ये मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ कि मार्च के महीने के अंदर इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी। उसमें मुझे कोई अभाम नहीं है। जिस तरह डेविड रोज़ की स्टोरी पे मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था तमाम टॉक शोज़ के ऊपर कि हम बरतानिया के हाई कोर्ट में जाएंगे, और हम गए। इसी तरह ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी होगी। और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए, वो तमाम तर मामलात पे उनकी ग्रिप है, वहाँ से उनके बयानात भी रोज़ जारी होते हैं, हमारे से रोज़ का राब्ता भी है। और कहाँ दिक्कत आई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, वो बाकी मामलात हों, वो तमाम तर मामलात में वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, और उनकी इनपुट भी आती है, और तमाम तर मामलात में उनसे हमारा राब्ता भी है। और हमारी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो मौजूद है। और पंजाब के अवाम की खिदमत या पाकिस्तान के अवाम की खिदमत, 12,000 मेगावाट बिजली की पैदावार हो, 18,000 किलोमीटर सड़कें मोटरवेज़ हों, अरबों डॉलर का सीपेक का मंसूबा हो, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल हो, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बड़े अच्छे ऐसे तरीके से की है। और हमारे दौर में मीडिया हाउसेस भी महफूज थे, जो मीडिया पे कर्ब्स लगाने के लिए कवानीन पास कराए जा रहे हैं। अभी एक बिल आया है, एक सोशल मीडिया के अलग रूल। मैं तारिर साहब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जी बिल्कुल, इस पर हम बात करते हैं। मुझे यहाँ पे आपको रोकने का वक्त है। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए और हम अता तारिर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ हमारे साथ हैं, राना ताहिर भी मेरे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब जो अपोजिशन एक तासुर है कि अपोजिशन की जमातें फिर इकट्ठी हो रही हैं और जिस तरह दिसंबर में एक एहतजाज किया गया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरना किया था, अब फिर दोबारा उस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, जिनमें साबिक स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक साहब, उनकी मुलाकात भी हुई मौलाना फजलुर रहमान से और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो कि असम्बली के अंदर हम अपोजिशन करें, गवर्नमेंट पर तनकीद करें जो हम कर रहे हैं। दूसरा एक गैर आइनी रास्ता है जिसमें PTV बिल्डिंग पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, जलसे जुलूस की पॉलिटिक्स, लेकिन हम वो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर एक सवाल बड़ा ये उठता है कि ये जो अब अपोजिशन एक तहरीक चलाने की बात कर रही है, फिर क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? असम्बली के अंदर ही ये आप सारा एहतजाज करेंगे या सड़कों पर भी निकल सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान तो वो तो कहते हैं कि बस जाएं और जाकर कब्जा कर लें। देखिए, तमाम तर ऑप्शंस, आइनी ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं और उसके अंदर देखिए, अगर सड़कों पर एहतजाज होता है तो वो पिछली दफ़ा भी पुरअमन एहतजाज था और हमारी रिवायत है, हमारी रीत है कि हमने हमेशा ही जो है वो नॉन वायलेंट और बड़े ही पुरअमन तरीके से एहतजाज किया है। और ये एहतजाज मौसर तभी होगा जब तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर होंगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का वर्कर जो है वो चाहे बलूचिस्तान से हो, वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो बड़ा पुरअमन है। जब आपने ये देखा इनका जो मार्च था उसमें एक पत्ता नहीं टूटा, किसी किस्म के पुरतशद्दद वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। और 126 दिन के धरने जो हैं वो धरने नहीं थे, वो एक मेंटालिटी का नाम है और वो मेंटालिटी जो है वो आज भी उससे ये हुक्मरान जमात बाहर नहीं निकल सकी। आप कल देखें कि पेमरा के ऑफिस में बाकायदा हमला किया गया, एक सहाफ़ी ने एक सूबाई वज़ीर के साथ मिलके वो हमला किया और यहाँ पे सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं वज़रा की तरफ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं। एक वज़ीर कहता है जी अभी नौकरियों की बारिश होगी अगले हफ्ते, यहाँ पे इतनी नौकरियाँ होंगी, बंदे कम पड़ जाएंगे। एक वज़ीर जो है वो कहता है जी अरबों डॉलर बाहर से आ रहा है, वो मालियाती इदारों के मुँह पे मारेंगे। एक वज़ीर जो है वो इस्ताक में रहता है, मुझे कहीं साफ़ी मिले तो मैं उसको जो है वो उस पर तशद्दुद कर सकूँ। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो ऐसी कार्रवाइयों को पसंद करते हैं, वो एक पुरतशद्दद जहन का आदमी है और उनकी अना को तस्कीन मिलती है ऐसे वाक़यात से। तो हम उनकी अना की तस्कीन के लिए इस तरह के कामों में नहीं पड़ेंगे जिस तरह के काम वो माजी में करते रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने लोगों को जो है वो बाकायदा पुरतशद्दद वाक़यात के ऊपर मुबारकबाद दी। शर्म आती है जिस टेलीफोन कॉल के अंदर आरिफ अलवी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मुबारक दे रहे हैं कि मुबारक हो PTV पर हमला हो गया, उस केस में वो खुद इश्तहारी हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा पेश नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने एक अच्छी रिवायत पुरअमन एहतजाज की रखी है और हमें उन बाउंड्स ऑफ डिसेंसी से बाहर नहीं जाना। आने वाले चंद हफ्तों में सिचुएशन अनफोल्ड होगी, मजीद मीटिंग्स होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे इस एहतजाज में जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने जो बयान फरमाई उसमें मैं कुछ देख रहा था, ये जो आपने पेमरा वाली बात की है उसमें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पेमरा ने एक बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्टोरी छपी है ये बहुत ज़्यादा इसमें एग्जेजरेशन की गई है, इस तरह का जैसे एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि कोई तशद्दुद हुआ, कोई होस्टेज हुआ, ये हुआ, इस तरह की कोई बात। ये पेमरा ने अपनी ये क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने खुद से सारे मीडिया को वो जारी किया। लेकिन बहरहाल आपका एक इस पे मौक़िफ़ है। मेरा एक, राना साहब एक इजाज़त दें सवाल की, एक बड़ा सवाल ये है जो लोग करते हैं बात कि डेफिनेटली जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे तो मरीम साहबा उनके साथ थी, उनकी केयर भी कर रही थी और पॉलिटिक्स पे ज़रा थोड़ा सा ये समझ आती है कि उनकी वजह से शायद वो इतना टाइम ना दे पा रही हूँ। लेकिन मियाँ साहब बाहर गए हैं, मरीम साहबा कोई ट्वीट नहीं, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मामूली सा भी वो रिएक्शन नहीं देती। और मियाँ साहब भी यहाँ पर नहीं है, वो भी बाहर हैं माशाल्लाह, दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं। एक तासुर है कि कहीं पर कोई CBM करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर कोई डील हो रही है।
ये इतनी खामोशी मियां नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की, ये इसकी क्या वजह है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों वालिदैन हयात हैं। मैं उस कर्ब को नहीं समझ सकता जिससे मरियम नवाज शरीफ गुजरी होंगी जब अडयाला जेल के अंदर उनकी वालदा की वफ़ात की उनको ख़बर दी गई होगी और वो अपनी वालदा के आखिरी अयाम में उनके साथ ना हो सकी। उसका भी बड़ा इंसान को रिग्रेट होता है। तो इस वक्त उनका तमाम तर फोकस अपने वालिद के पास जाने में है, तमाम तर फोकस जो है वालिद की तीमारदारी, अयादत और उनके साथ रहने में है। वो पहले अपनी वालदा को खो चुकी हैं और वालिद जो हैं उनसे उनकी बड़ी क्लोजनेस है और वो समझती हैं कि ये सियासत से एक बड़ी चीज़ है जो उनका उनके वालिद के साथ एक ताल्लुक़ है, एक कुर्बत है। तो हम उनकी विशेज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और वक्त आएगा कि वो इंशाल्लाह एक्टिव भी होंगी और इन मामलात को देखेंगी भी, मगर अभी उनका मामला कोर्ट के अंदर है और वक्त गुजरने के साथ जैसे ही उनको इंशाल्लाह कोई इजाज़त मिलती है, क्योंकि केस हमारा मेरिट पे है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस वक्त वालिद की सेहत के अलावा उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है और वो इंशाल्लाह बोलेंगी। और मैं समझता हूँ कि उनकी मुखालिफिन के लिए ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब वो बोलती थी तब एतराज़ था, अब वो नहीं बोल रही तो ये PTI वाले बड़ा बढ़ चढ़ के कहते हैं जी बोलती क्यों नहीं है। और तब पेमरा को भी इंस्ट्रक्शंस थी हुकूमत वक्त की तरफ से कि उनके जलसे जुलूसों को ना दिखाया जाए, उनकी रैलीज़ को ना कवर किया जाए। तो मैं समझता हूँ वक्त आएगा। ये डी का तसर बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हमजा शहबाज शरीफ साहब 9 माह से पाबंद सलासिल ना होते, हमारे बाकी लीडरान जो हैं वो पाबंद सलासिल ना होते और मामलात इस तरह के ना होते जिस तरह हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये डील का तसर बिल्कुल गलत है और इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। जी राना साहब। जी तारड़ साहब, गुजारिश ये है कि आपने मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात की है, तो मीडिया की आज़ादी के हवाले से तो कोई मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी कोई कम इकदामात नहीं हुए कि मीडिया को पाबंद करने के लिए। नजम सेठी साहब को भी मियाँ साहब के दौर में ही गिरफ्तार किया गया था और डॉक्टर मलिया लोधी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया था। 90 की दिहाई की अगर आप बात करें तो बिल्कुल जी, हमने बड़ा कुछ तारीख से सीखा है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद और 10 साल की जिला वतनी के बाद और मुशर्रफ साहब की एरा के बाद पिछले दौर में आपको कोई ऐसी बात नज़र नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी ज़्यादा आज़ाद थे। हमें क्या नहीं कहा गया, मुझे आप बताइए कि 126 दिन के धरनों में लाइव टेलीविज़न पे एक बंदा चढ़ के कह रहा है कि जी इनकी शलवारें गीली हो रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं घरों के अंदर। वो कह रहा है डंडे निकाल लो, कील निकाल लो, ठोक दो, मार दो, लटका दो, फांसी दे दो। ये वजीर आजम हाउस है, जाओ इसको गिरेबान से पकड़ो, घसीट के बाहर ले आओ। 126 दिन बॉल टू बॉल कमेंट्री। हमारे हौसले की दाद दीजिए राना साहेब कि हमने उसको बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त किया। हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी, बड़ी बड़े एंकरों की बातें सुनी, हमने आज तक गिला शिकवा नहीं किया। मीडिया हाउसेज पर पाबंदी नहीं लगाई, कवानीन ऐसे पास नहीं किए। मगर अब देखिए कि सहाफ़ियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। सियासी खाना बदोश जिन्होंने हर 2 साल बाद पार्टी चेंज करने का ठेका लिया हुआ है, वो मारते पीटते फिरते हैं। यानी ये कौन लोग हैं? फवाद चौधरी और ये फिरदौस आशिक अवान, इनका बैकग्राउंड क्या है? मैंने तो कल कहा है कि जी इन पे आज़ादाना कमीशन बनाएं कि जब ये फवाद चौधरी के करीबी अजीज एक आला मनसब पर फाइज थे तो इनका जरिया आमदन क्या था। ये हमें आज सबक देते हैं, हमें आज दर्स देते हैं। इनके करीबी अजीज की फैमिली ने इनको डिसोन किया कि इन्होंने हमारे वालिद का नाम खराब किया है। और अगर आप ये एयर कर सकते हैं करें। और फवाद चौधरी ने वकालत क्यों छोड़ी उस एरा के बाद? वो सियाह तरीन दौर था जब इसने पैसे कमाए। तो हामिद खान की किताब इनके बारे में क्या कहती है? और ये सियासी खाना बदोशों ने अपनी चापलूसी और अपनी जो एक खुशामद की सियासत है उसमें वजीर आजम को मशवरे दिए और वो फैशिस्ट माइंडेड आदमी है। आप सिर्फ अपने कैमरे के पीछे खड़े कैमरामैन से पूछिए, आप अपने मीडिया चैनल्स के ड्राइवर से पूछिए, आप टेक्नीशियन से पूछिए कि उसकी जिंदगी अजीरन है। 2-2 माह से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे कितने लोगों को बेरोजगार किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्याह तरीन दौर है आज़ादी इज़हार राय और मीडिया हाउसेज के हवाले से। तो ये हमारा 2013 से 18 का टेन्योर उठा के देख लीजिए, आप मुवाजना नहीं कर सकते। 90 की दहाई एक तारीख का दौर था, वो गुजर गया। हमने बड़ा कुछ सीखा है और हमने बड़ी सियासी बलूगत का। तारिक साहब, मैं फिर आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं को गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को डिफेंड करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जो भी आपके दिल में है आप कह रहे हैं और ये ऑन एयर है
और इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की भी कोई रुकावट इसकी रिपीट में भी नहीं होगी। और मज़ीद भी आपको इजाज़त है कि जो आप कहना चाहें वो आप कहें। मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ से रोकूं या आपकी किसी चीज़ को सिलेक्टिवली ऑन एयर करूं या ना करूं। लेकिन छोटा सा वक्फा और फिर आपसे गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अता तारड़ हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के नौजवान रहनुमा। बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी वो मीडिया की आज़ादियों के हवाले से भी बात कर रहे थे, मीडिया हाउसेस के हवाले से बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली कुछ वाक़यात हैं ऐसे जिनमें हुकूमती अरकान ने जो कुछ किया वो नहीं करना चाहिए था। मैं ख़ुद उसका विक्टिम हूँ। इस बात को मैं अता तारड़ साहब की बात को मैं एक हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन ये मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता कि जो इस वक्त मीडिया की सूरत हाल है माजी में बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं थी या कोई बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ थी। बहरहाल अता तारड़ साहब आपके पास है, मैंने रोका था आपको, पोडियम आपके पास है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप आज़ादी सहाफ़त के इशू पर बात कर रहे थे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी आवाज़ बंदी के लिए आपको पैमरा का नोटिस आए या मेरा कोई जो क्लिप है वो म्यूट कर दिया जाए। आजकल FIA नैब भी जो हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिसकी आवाज़ हाकिम वक्त इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती उसको नोटिस आ जाता है। मैं एक FIA के केस में बुक्ड हूँ जज अरशद मलिक की वीडियो चलाने वाले मामले पे। मुझे बुला के 2 घंटे इंटरोगेशन भी की गई। अब उसमें उन्होंने दहशत गर्दी की दफ़ात भी शामिल कर ली हैं। तो इस हुकूमत के पास बहुत सारे और तरीके हैं इन मामलात को डील करने के लिए। ज़बान बंदी के लिए जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो पैमरा को इस्तेमाल किया जाए या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें जो वजारत इत्तलात और नशरियात है उसके ज़रिए। तो ये सेंसरशिप जो है ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। और अभी एक जो बिल आया है उससे पहले सोशल मीडिया के रूल्स आए हैं। तो एक जमात जो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई हो आज़ादी इज़हार राय से, वो अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। वज़ीर आज़म का ये कहना कि जी आप माइक और कैमरा लेके गरीब आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं महंगाई है कि नहीं है, और वो कहता है जी है, तो आप पूछते हैं कहाँ गया नया पाकिस्तान। लेकिन ये तो तारड़ साहब ये तो तारड़ साहब ये तो वज़ीर आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने इजहार कर दिया। लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं मीडिया में हूँ, मैं इस बात से रुकूंगा तो नहीं ना। और जो कवानीन है जब ये पास हो जाएंगे, जब इसको अगर इन्फोर्स करने की कोशिश की, तो ये जो आज़ादियाँ हैं पाकिस्तानी मीडिया ने ये तो बड़ी मेहनत से हासिल की हैं। इन आज़ादियों पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये तो चाहे कोई भी हुक्मरान हो। इससे पहले जैसे आपने 90 का जिक्र किया, बहुत सारा आपने सीख लिया, अच्छा किया। कोई भी जमात पाकिस्तान के सहाफ़ियों को नहीं दबा सकती, कोई भी। माशाल्लाह में भी पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं यूनियंस ने कोड़े खाए, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। और ये जो आज़ादियाँ हैं इन पर हम किसी तरह भी कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वक्त कम है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जो नून लीग की मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के साथ है। इलेक्शन में बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पनामा पेपर का फ़ैसला था उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुस्लिम लीग नून की एक तनकीद है। और आज भी वो यही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहते हैं कि हमें हटाया गया एक साजिश के ज़रिए। ये बयान फरमाइए, इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो शहबाज साहब ने भी जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो एक बयानिया था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के साथ एक कन्फ्रंटेशन थी नून लीग की, आप उससे ज़रा हट गए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा कि जो पार्लियामेंट के अंदर मामला आया और हमारी लीडरशिप और जमात समझती थी कि आर्मी एक्ट के ऊपर वोट करना जो है वो मुल्की मफाद में है और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के अंदर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होकर वो वोट देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन है, वो मामलात ऐसे थे कि जिसके ऊपर किसी किस्म की मुखालफत बनती नहीं थी। और सियासी बलूगत का मुजाहरा करना मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। और वो एक मरहला था जिसके अंदर हमने अपना भरपूर जो है वो हिमायत दी और उसमें पार्लियामेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले किया। मगर हमारी जो एक जद्दोजहद है वो इंशाल्लाह, देखिए, वो एक सिविल सुप्रीमेसी की एक जद्दोजहद जो है वो टाइम के साथ जारी रहेगी और उसमें मैं समझता हूँ किसी किस्म का उस तरह से चेंज नहीं आया है।
और अब आने वाला वक्त जो है वो इसको बेहतर बता सकेगा। मगर अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसके अंदर आप देखिए कि जितने कोर्ट्स ने हमारे खिलाफ फैसले दिए, हमने तमाम तर फैसलों को खुशदिली से कबूल किया, कानून के आगे सर झुकाया। अभी भी कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर हम पेश हो रहे हैं। ठीक हो गया, तमाम तर फैसले हमारे खिलाफ आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप मैं आपका जवाब समझ गया। अच्छा, एक और ये बता दीजिए कि इस वक्त बड़ी नंबर गेम बहुत नैरो है, वफाक में भी और सूबे में भी। पंजाब में कोई इस तरह की मूव हो सकती है जिसमें आप मुस्लिम लीग काफ के साथ या कुछ और लोगों के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट को डिस्टेब हटा सकें, या मरकज़ में आप कोई इस तरह की किसी गेम में, नंबर गेम में आप शरीक होंगे? अभी फ़िलहाल तो ना मेरे पास ऐसी कोई मालूमात हैं, और अभी पंजाब असेंबली का सेशन हाल ही में ख़त्म हुआ है। मैं हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहा और तमाम सेशन के दिनों में, तो ऐसा तासर मुझे नहीं मिला कि कोई ऐसी नंबर गेम के हवाले से किसी भी हुकूमती इत्तेहादी के साथ हमारी बात हुई हो। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और हमारी जमात फ्रेश इलेक्शंस के हवाले से बात कर चुकी है कि इस मुल्क के अंदर वे फॉरवर्ड जो है वो फ्रेश इलेक्शंस हैं, और एक इमरान खान साहब की शख्सियत के साथ एक नेगेटिव बिजनेस सेंटिमेंट अटैच हो गया है, और जब तक वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, मईशत में बेहतरी नहीं आएगी, माशी हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब भी अपोजिशन की जमातें मिलकर बैठेंगी और कोई लाहे अमल देंगी, तो फ्रेश इलेक्शंस मेरी ज़ाती राय के अंदर वो एक बेहतर ऑप्शन है, और किसी इन हाउस चेंज का पार्ट नहीं बनना चाहिए। अता तारड़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, और मैं उम्मीद करके इंशाअल्लाह ताला आपकी जो सारी चीज़ें ये ऑन एयर हैं और रिपीट में भी जाएंगी, और एक ये कम अज़ कम ये जो एक तासुर है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस को इजाज़त नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, वो तासुर उसके हवाले से लोग ख़ुद फैसला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दो तीन बातें बड़ी अहम कहीं तारड़ साहब ने, और जो बड़ी अच्छी हैं, अगर हम देखें कि उन्होंने जो वोट की बात की पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर अदालती फ़ैसलों को तस्लीम करने की, एक बहुत बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, और लोग चाहते हैं कि वो जमातें जिनको आवाम की बड़ी हमायत हासिल है वो इंटैक्ट रहें, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए उन जमातों का वजूद बहुत अहम है। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।